हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो सब्जेक्ट चल रहा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगले क्वेश्चंस लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड Prosopis julifera? Prosopis julifera often mentioned in the news. This is news, okay? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, Prosopis julifera न्यूज में क्यों रहता है? Okay, when you talk about Prosopis julifera, ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है जो कि मैक्सिको का नेटिव है। इंडिया में ये वीड जो है, प्लांट की स्पीसीज जो है, ये जनरली ड्राई स्क्रब लैंड्स, वेस्टलैंड के आसपास पाया जाता है, प्रोसिपस ज्यूलिफोरा। और ये इसकी खासियत ये है कि ये आप अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देता है, इन्वेड कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन ए व्हेन वी रीड इट एक्सट्रैक्ट इट वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो वाइडली यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, ओके कि इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। Option B is it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows, okay कि biodiversity को reduce करता है जिस एरिया में ये grow कर रहा है। Option C is its extract is used in the synthesis of pesticide, कि pesticide के manufacturing में इसके extract use होते हैं, किसके? Prosopis julifera के। and D is none of these, ठीक। Now coming to B option, it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows, and this is what invasive alien species does, and Prosopis julifera is an invasive alien species। इसका मतलब option B is correct answer, okay? So coming to the next question, the next question is which of the following statements best describes carbon fertilization? Now what do you understand by carbon fertilization, right? Carbon fertilization से आप क्या समझते हो? Carbon fertilization is not a new concept। होता ऐसा है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उससे प्लांट्स का ग्रोथ प्रमोट होता है। कैसे? तो you all aware about the term photosynthesis। Now what is photosynthesis? It is a process or mechanism through which प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें जो हमने बचपन में पढ़ी है, तो CO2 प्लस H2O मिलके बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2। नाउ 6CO2 इसको बैलेंस करते हैं, 6H2O 6O2, राइट? 12 6 18, ओके। तो नाउ दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। ये किसके प्रेजेंस में? तो फोटोन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट? अगर ये पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस माने तो अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो प्लांट के पास वो एसिड ज्यादा है जिससे वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन बनाएगा, और जब ज्यादा फूड होगा तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, राइट? नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन फर्टिलाइजेशन इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, हो सकता है। ऑप्शन बी, increased temperature of earth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. No, this is not true, because temperature of earth increase हो
कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ने से, तो उसको हम कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, राइट? तो बी तो नहीं होगा। दिस समवॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हो आप, लेकिन इसको आप कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं बोलोगे। ऑप्शन सी इज इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशंस as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Again, this is called ocean acidification. This is not carbon fertilization, right? Now D is adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. तो ये वाला तो हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा। C is ocean acidification. So closest option जो है वो A है, क्योंकि D तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, राइट? सो राइट आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपको यूपीएससी के नेचर को समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थर्ड इज द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन और सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज in the context of discussion of, right? It again 2018-19 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन से आप क्या समझते हो? तो ऑप्शन ए इज वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग with indiscriminate use of chemicals in many parts of world that may result in loss of good native ecosystem. ये बोल रहा है कि मोनोकल्चर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा बढ़ जाने से एग्रीकल्चर में, या फिर लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, या केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से हो क्या रहा है कि जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान हो रहा है, राइट? तो इसको क्या आप रीजन बना सकते हो क्या, या फिर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन से रिलेट कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बी इज fears of a possible collision of meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaur. ऐसा होता है मीटियोर्स आते हैं, धरती से टकराते हैं, एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एंड काइंड जैसे डायनासोर्स खत्म हुए, तो क्या वो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन हो सकता है? नहीं, ये भी कुछ कुछ जम नहीं रहा है, तो ए और बी इज नॉट करेक्ट। सी इज large scale cultivation of genetically modified crops in many part of the world and promoting their cultivation in other part of the world which may cause the disappearance of good native crop plants and the loss of food biodiversity. ये क्या आपको सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की तरह दिखता है? मे बी। आगे पढ़ते हैं। Mankind's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollution and global climate change. Now अगर हम इस C और D की बात करें और हम अपना क्वेश्चन देखें सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है इसके कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, एंड दीज आर पोल्यूशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, loss of biodiversity, ओके, एंड एटसेट्रा। इनसे क्या होता है कि सिक्स मास एक्सटिंक्शन होता है ना। अगर हम इन टर्म्स को खोजें तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो मैनकाइंड्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज, fragmentation of natural habitats, right, and destruction of ecosystem, pollution again, fragmentation of natural habitats and loss of biodiversity को आप ecosystem के destruction से connect कर सकते हो, and global climate change को आप green house effect से connect कर सकते हो। तो closest option D बैठता है, and D is right answer. Okay, coming to the next. Environment and ecology is very interesting and very high scoring subject. Now next question is, how is the National Green Tribunal NGT की बात आ गई different from CPCB, right? Central Pollution Control Board.
एनजीटी और सीपीसीबी कैसे अलग हैं? तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि सीपीसीबी बहुत पहले बन गया था, एनजीटी 2010 में बना। सीपीसीबी को पावर मिलती है वाटर एक्ट से, वाटर एक्ट से जो 1971 में आया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और एयर एक्ट से 10 साल बाद आया 1981 में। वाइल एनजीटी को पावर मिलती है एनजीटी एक्ट से जो 2010 में आया, राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स पे आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट whereas CPCB has been created by an executive order of the government. Absolutely wrong. अभी मैंने लिखा कि जो CPCB है उसको पावर मिलती है वाटर एक्ट 1971 एंड एयर एक्ट 1981 से। एंड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स whereas wells and aims to improve the quality of air in the country. राइट, तो ये बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल जस्टिस जो है उसको वो प्रमोट करती है एनजीटी, और क्या करती है, एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करती है कंट्री में एनजीटी, राइट। ये दोनों इसके फंक्शन हैं एनजीटी के, हेंस सेकंड ओनली इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statements are, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. Okay, second is, for the first time in India, Baigas have been given habitat right. Third is, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat right for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Now third option को आप अगर ढंग से पढ़ो तो मिनिस्ट्री का नाम कौन सा दे रहा है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। काम क्या है, तो ये जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी जिसको हम बोलते हैं, पीवीटीजीज, इनको क्या करना, इनका हैबिटेट राइट डिक्लेयर करना, कहां पे, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये काम अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज नॉट डन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। होता ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती क्या है कि गाइडलाइन इशू करती है, गाइडलाइन इशू करती है किस रिगार्ड में, तो किनको पीवीटीजी डिक्लेयर करना है, राइट, या फिर पीवीटीजी को कौन से हैबिटेट राइट देने हैं। तो कौन से हैबिटेट राइट देने हैं इसकी गाइडलाइन कौन लेके आता है, तो मोटा लेके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसी के अंडर एक लोकल कमेटी बनाई जाती है, लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाती है, लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाती है, वो इनके राइट को एजुकेट करता है। ओके, तो अगर थर्ड ऑप्शन को आप दोबारा पढ़ो, थर्ड स्टेटमेंट को, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Now इनमें आपको दो चीजें मिलती हैं कि डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स, ये दोनों अलग अलग काम है, राइट। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। वो भी सिर्फ डिसाइड करती है, वो गाइडलाइन इशू करती है। डिक्लेयर कौन करता है, ये लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिक्लेयर करती है। सो ऑप्शन थर्ड तो नहीं होगा, स्टेटमेंट थर्ड तो नहीं होगा। जहां जहां थर्ड है अगर उसको हम एलिमिनेट करने, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। बिना दोनों ऑप्शन को पढ़े ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस डजंट मीन्स कि आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप पढ़ोगे। अब स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बैगास हैव बीन
गिवन हैबिटेट राइट, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, बैगर्स को हैबिटेट राइट फर्स्ट टाइम दिया गया था अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट एक्ट 2006, तो ये भी सही है राइट, is incorporated in Forest Rights Act 2006. So first and second is option A is right answer. So next question की बात करें, in which one of the following states is Pakhui Wildlife Sanctuary located? Now जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया उस साल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, बट किसी और नाम से न्यूज में थी। इसको हम पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। सो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक्शन लिए। इसमें वो पूछ रहा है कि वो एक्शन कहां लिए गए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कहां इमर्ज हुआ, राइट। सो ऑप्शन ए की बात करें, द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, B is the United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro, Earth Summit Rio de Janeiro की बात कर रहा है। C is the United Nations Framework Convention on Climate Change 2015 Paris, and D is the World Sustainable Development Summit 2016 New Delhi। Now अगर ऑप्शन बी को आपने पढ़ा होगा, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका ही इसी समिट के अंदर, इसी रियो डी जेनेरियो और समिट +20 के अंदर पेज रिवॉल्व हुआ, एंड पेज क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द next question is, momentum for change climate neutral now is an initiative launched by, a very good question, और ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, आई गेस 2017 और 18 में भी 2018 में, और उस साल ये बहुत न्यूज में रहा, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन में बहुत कुछ बात बनी नहीं थी, और ये UNFCCC के सेक्रेटेरिएट का इनिशिएटिव था। सो राइट आंसर इज सी। ओके, द नेक्स्ट इज, which one of the following national parks lies completely in temperate alpine zone? Now what is temperate alpine zone? जो हायर एल्टीट्यूड पे है। ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों ने टेम्परेट अल्पाइन जोन के बारे में पढ़ा होगा। सो ऑप्शन ए की बात करें, इनमें पूछ रहा है कि कौन से नेशनल पार्क कंप्लीटली लाई करते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन में। कंप्लीटली इज कीवर्ड है, यू शुड राउंड इट ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार कर सको। पूरा का पूरा टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क है ना? फर्स्ट ऑप्शन इज मानस नेशनल पार्क। यू ऑल नो अबाउट मानस नेशनल पार्क इज इन असम, एंड असम इज नॉट लाइंग इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, सो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी की बात करें, नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी की बात करें, न्योरा वैली नेशनल पार्क। ऑप्शन डी की बात करें, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अगर आपको इनकी लोकेशन पता होगी, लाइक अगर मैं बात करूं नामदफा नेशनल पार्क की, तो दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं न्योरा वैली नेशनल पार्क की, तो दिस इज इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाले पोर्शन में। एंड अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करूं, तो दिस इज इन उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। नाउ अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसका लैटिट्यूड देखा होगा कि कौन सी स्टेट
हायर लैटिट्यूड पे है, तो आपको मिलेगा कि जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वो सबसे ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे है। एंड उत्तराखंड का मौसम भी, अगर आप कभी उत्तराखंड गए हो, उसके बारे में सुना है, तो ये टेम्परेट अल्पाइन जोन में पॉसिबली हो सकता है। सो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज राइट आंसर। और इसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन को। एंड ऐसे क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेकंड इज डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। Third is one-horned rhinoceros is naturally found in India only. Double-humped camel, one-horned rhinoceros. अगर आपने राइनोसोरस के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो आपको पता है कि जावा में जो जावान राइनोसोरस होते हैं, ये भी वन हॉर्न ही होते हैं। और इनको हम लेसर राइनो भी बोलते हैं, लेसर वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं। वहीं जो इंडिया का है उसे हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं। सो उस हिसाब से देखें तो थर्ड वाला इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये खत्म हो जाएगा। जब थर्ड चला गया तो ऑप्शन सी चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। Now if you talk about double humped camel is naturally found in India only, तो इसको हम बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं। जो डबल हम्प्ड कैमल है इसको हम बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं। और ये सेंट्रल एशिया में भी पाया जाता है। सो नॉट इन इंडिया ओनली। सो ऑप्शन सेकंड भी चला गया, और ऑप्शन सेकंड चला गया तो ऑप्शन बी चला गया, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वन ओनली इज राइट आंसर। दैट मींस एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। और ये एकदम सही है। जो गुजरात का गिर रीजन है वहां पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। कमेंट में आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एशियाटिक लायन बताओ। थैंक्स फॉर the day.